सबसे पहले खबर बांग्लादेश को लेकर है। अभी तक ये आशंका जताई जा रही थी कि बांग्लादेश इस्लामी कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अब बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, उससे साफ होता है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में अब बांग्लादेश का तालिबानीकरण हो चुका है। इस सब के बीच देश में बढ़ते कट्टरपंथ और उपद्रव पर चिंता जताने के कारण दो फिल्म अभिनेत्रियों को हिरासत में ले लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश को पिछले 6 महीनों से जिस ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा था, अब उस अंधकार में डूबता दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के अपदस्थ किए जाने के बाद पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाला एक तबका बांग्लादेश को तालिबानी निजाम में बदलने की मांग कर रहा था। अब उसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। पूरी तरह ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था का दिल दहला देने वाला मामला बुधवार को सामने आया, जब दंगाइयों की एक भीड़ ने अपने ही राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के घर और संग्रहालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। हिंसा का यह कहर सिर्फ बांग्ला अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान को मिटाने तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि हर उस नेता को निशाना बनाया गया जिसका संबंध अवामी लीग से है। देश के अलग अलग हिस्सों में अवामी लीग के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना प्रमुख का घर भी भीड़ तंत्र से अछूता नहीं रहा। गुरुवार की रात भी आगजनी और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा, लेकिन बांग्लादेश की यूनिस सरकार है कि उन हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों पर ही टूट पड़ी। इसका शिकार दो एक्ट्रेस हुई। महर अफरोज शॉन और सुहाना सबा को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया कि उन्होंने देश में बढ़ते कट्टरपंथी और उपद्रव पर चिंता जताई थी। दोनों पर राजद्रोह का मामला लगा है। महर अफरोज के पिता अवामी लीग के नेता हैं और उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। पिछले 2 दिनों में अवामी लीग की बची कुची ताकत को डराने धमकाने और नुकसान पहुंचाने मोहम्मद यूनुस ने उपद्रवियों की भाषा में अवामी लीग को फांसीवादी बताते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उपद्रवियों के गुस्से को जायज ठहराते हुए यूनुस ने कहा कि इन लोगों को बरसों तक शेख हसीना के अत्याचार का सामना करना पड़ा था। भारत ने भी बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 6 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाली थी कि तभी कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर धावा बोला और तोड़फोड़ की। इसके बाद शेख हसीना के घर सुधा सदन में भी आग लगा दी गई। मुजीबुर रहमान का घर तोड़े जाने की घटना को शेख हसीना ने लोकतंत्र खत्म करने की साजिश करार दिया है। और बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, बांग्लादेश की स्थिति किस ओर जा रही है, क्या कुछ हालात वहां पर हैं, इस पर अभी हम अपने विशेष मेहमान के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और अभी हमने आपको बांग्लादेश की स्थिति पर एक रिपोर्ट दिखाई और किस तरह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं हमने बताया। ये दो अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो हालात हैं वो किस ओर जा रहे हैं उसको लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की थी। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल कुमार त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं यही रखना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान के घर को जलाने की बात हो या वहाँ पर जिन अभिनेत्रियों ने अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई कि अंतरिम सरकार के नेतृत्व में बांग्लादेश कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है, उपद्रव के रास्ते पर जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? कि जहाँ तक रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं बांग्लादेश में, तो जो लग रहा है वो ये है कि जो इस वक्त की सरकार है उससे काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो गई हैं।
उनके जो अंदरूनी किसी भी जो वहां पर कोई भी क्रिटिसाइज करता है, सुनने में आया है कि काफी सारे जर्नलिस्ट हों, चाहे अपोजिशन के लोग हैं या जो भी कोई डिफरेंस ओपिनियन करता है, उनको सबको गिरफ्तार कर देते हैं या उनको बंद करने की कोशिश की जाती है। तो जो एक शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह की बातें लेकर के सरकार आई थी या जो भी मूवमेंट वहां पर हुआ था, उसी का दोबारा से हम प्रदर्शन देखने मिल रहा है हर तरह का। तो ये चीज, जैसे आपने अभिनेत्रियों की बात की और एक अभिनेता ने भी कहा, तो अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो देखिए, तो बताते हैं कि भाई नहीं मिल रहा है, वहां के ऑर्डिनरी आदमी भी समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे ही। तो वो तो एक्सपेक्टेशन, जब ट्रांजिशन होता है इस तरह का, कोई रिवोल्यूशनरी ट्रांजिशन करता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो होती है कि कल से ही चीजें ठीक हो जाएंगी, और कोई ठीक हो नहीं रही है, अभी कितने दिन हो गए, तो लोगों को ऑब्वियसली वहां पर जो है, लेकिन जिस तरह की बातें कि किसी तरह का अपोजिशन नहीं होना है, जिस तरह जजेस के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो एक, मुझे लगता है कि वो इनकी एक नर्वसनेस को दिखाता है। और उस नर्वसनेस के चलते हुए वो वहां पर एक बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच उन्होंने किया है, जैसे जमात इस्लामी वगैरह टेररिस्टिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उनको सपोर्ट करने लग गए हैं, और जिस तरह से वो अपनी एक देश की धरोहर है, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कहिए, उनका घर कहिए, उन सबको तोड़ना जलाना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया जो है इस समय की सरकार कर रही है, उसको रोकना चाहिए था। तो लेकिन ना वो करने के बजाय उसको बढ़ावा दे रही है, तो ये उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और इस सब के बीच हमने देखा है कि मोहम्मद यूनुस, जो पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने शेख हसीना पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रगति को लेकर के जो आंकड़े शेख हसीना देती थीं वो झूठे आंकड़े थे, और साथ ही साथ वो कहते थे कि जो शेख हसीना है या उनकी पार्टी, उनकी सरकार, ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन अब तो इनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं फांसीवादी रवैया दिख रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर जिस तरह से छात्र वहाँ पर सड़कों पे हैं, कर्मचारी सड़कों पे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो आर्थिक हालात हैं या उसका बांग्लादेश जिस तरह से पहले प्रगति कर रहा था उसको भी ये नहीं संभाल पा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह जब ये नई गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की चेष्टा की कि जो शेख हसीना के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स थी वो गलत थी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स शेख हसीना की गलत हो सकती है। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक जो बांग्लादेश को एक LDC स्टेटस से बाहर निकालने की बात चल रही थी, वो वहाँ पहुँच रहा था, लोगों में एक खुशहाली तो थी ही, कम से कम एक तरह की प्रॉस्पेरिटी, और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छा कर रहा था। आज की डेट में फिर वो पाकिस्तान के बराबर जाके खड़े हो गए हैं, उनकी फॉरेन एक्सचेंज की हालत काफ़ी ख़राब है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करते या कोई एक्शन प्लान होता उनके पास में, वो सब कुछ तो है नहीं। जब सल्ता पलट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसको समझाना, जो है संभालना बहुत मुश्किल होता है, और उसका जब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई प्लान हो। आपने कहा स्टूडेंट सड़कों पर हैं, तो जब अगर आप एक इस तरह की फिलॉसफी बन जाएगी कि लोग सड़क पे आकर के आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं, तो आप एड्रेस कैसे करेंगे उसको? और बल्कि आप फैन कर रहे हैं ट्रबल्स। इसीलिए जो आप दूसरे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या दूसरे अपोजिशन के खिलाफ एक्शन देखते हैं, वो एक तरह का ये नर्वसनेस है, और उस नर्वसनेस की वजह से पता लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। सर, साथ ही ये भी सवाल आता है कि अंतरिम जो सरकार होती है वो कुछ दिनों के लिए होती है, उसको वहाँ पर चुनाव करवाने चाहिए। वहाँ पर जो दोनों राजनीतिक दल हैं, चाहे हम अवामी लीग की बात करें या BNP की बात करें, यहाँ तक कि जमात के भी कुछ नेता चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे इस बारे में अभी तक कुछ ऐसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद यूनुस के पीछे जो तत्व हैं उनकी कोई साजिश हो सकती है? देखिए, यह है कि ये तो आप जानते ही हैं कि जो सरकार अपने आप तो चल नहीं रही है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो उसको सपोर्ट कर ही रहा है, और ख़ास तौर से वो लोग जो हमारे खिलाफ हैं, अब चाहे वो विदेशी ताकतें हों या वेस्ट पास्ट की हों या चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो सब तो उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। जिस तरह का भी एक्शन ले रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इलेक्शन के लिए BNP जो एक बड़ी पार्टी है, जिसको लगता है कि वो शायद है कि शेख हसीना के जाने के बाद वापस आ जाएंगे, तो वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जितना जल्दी से जल्दी हो ताकि कोई पावर में आए। आज की डेट में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस तरह की, उसका कोई औचित्य ही नहीं है आज के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश करी है, जिसकी रिपोर्ट आए उसमें पता लगा किस तरह का
इलेक्शन होगा, किस तरह की गवर्नमेंट होगी और क्या होगा। लेकिन जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, लोगों की जो इच्छाएं हैं कि क्या चाहते हैं वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। और तो कहीं ये ना जरूरी है, कहीं इसलिए ये pressure भी एक है। इशारा भी करते हैं कि हम छात्रों की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ये क्या कुछ बीएनपी और आवामी लीग को इसीलिए उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ये क्या कुछ है? नहीं, ऐसा है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी एक्टिव लोग हैं। बांग्लादेश के अंदर आप हमेशा से देखेंगे, जब जब वहां पर कुछ रेवोल्यूशन है, इस तरह की बात हुई है, तो जो यंगस्टर्स हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स खासतौर से तबका है, वो बड़ा एक्टिव पार्ट लेता है इसमें। अब चूंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से लोग डिसग्रंटल्ड हो गए, तो वहां बातचीत ये हो रही है कि एक नई तरह की पार्टी क्रिएट की जाएगी। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये बड़ी एक मैच्योरिटी का समय है। तो धीरे धीरे पार्टीज आती हैं, बनती हैं। तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पार्टी इस बार हमें दिखे, या यूथ पार्टी बनाए उसको कुछ तरह की, जो एक अच्छी टक्कर दे सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो भी तभी सर एक अंतिम सवाल, क्या इनके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव होना चाहिए था वो है इस वक्त पे? दिख रहा है उस तरह का दबाव? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं था, क्योंकि आपने देखा है कि पिछली बार लोगों का कहना है कि अमेरिकन सरकार का हाथ इनके ऊपर था, वरदहस्त जिसको कहते हैं। चीन भी उसको सपोर्ट किया है और पाकिस्तान भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो सबको मालूम है इस बारे में। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूएसएड को बंद कर दिया है काम, उससे बड़ा इनका जो टैप्स है वो बंद हो जाएंगे, तो एक ये बड़ी समस्या इनके लिए आ जाएगी। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ा पैसा जो यूएसएआईडी दे रही थी, और जिसके बारे में नई नई तरह की बातें बाहर आ रही हैं कि वो किस तरह से रिजीम चेंज में भी काफी एक्टिव थी, तो ये इससे डायरेक्टली असर उनको होगा। क्योंकि नहीं लगता है मुझे कि ट्रंप डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।